नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए आज क्या है, आज है 28 जून और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि पहले तुरंत आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि सबको इसका बेनिफिट मिलता रहे। और हमारा लक्ष्य है कि आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी, चाहे वो आपकी यूपी पीसीएस की हो या फिर यूपीपीएससी आरओ की हो या फिर कोई और एग्जाम हो, हमारा लक्ष्य है कि एक भी प्रश्न करंट अफेयर्स का गलत नहीं होना चाहिए। हर हाल में हमें इस बार जीत हासिल करनी है और अपने जज्बे को कम नहीं होने देना है एग्जाम तक, ऐसी हमें उम्मीद आपसे है। खैर, कल एक क्वेरीज हमारे पास आई हुई थी और उसमें ये बात कही गई थी कि सर जब करंट अफेयर्स आप कराएं तो लास्ट डे का रिवीजन आप लोग करा दिया करें, यानी कि आप करा दिया करें। उनकी उस बात को हमने माना और अब से हम लोग डेली करंट अफेयर्स तो शुरू करेंगे, उसके पहले जो लास्ट डे का हम लोग करंट करेंगे उसको वन लाइनर फॉर्म में हम लोग फटाफट उसका रिवीजन कर लिया करेंगे। और उसके बाद हम लोग जो पिछले वीडियो में हमने प्रश्न पूछा होता है वहां से फिर हम उसकी स्टार्टिंग किया करेंगे। तो ये नई पहल है। कैसी लगी हमारी पहल ये आज की जो हम स्टार्ट करेंगे, वो आप मुझे आज कमेंट करके बताइएगा कि हम लोग जो वीडियो शुरू करने से पहले जो रिवीजन कराएंगे लास्ट डे का, ये पहल आपको दरअसल कैसी लगी। प्लीज आप लोग जो है इसको बताइएगा। और इसके साथ ही में अगर आपको और कुछ सुझाव देना होगा करंट अफेयर्स में, अगर कुछ और बेहतर करना होगा, आप वो भी बता सकते हैं। आपके सलाह को, आपके मशवरे को जो है माना जाएगा, ऐसे मैं आपसे मैं जो है प्रॉमिस करता हूं। ठीक है, बस ऐसा कुछ ना हो कि ना कर पाऊं मैं, बट हाँ जितना संभव हो पाएगा आपकी सभी क्वेरीज को मैं फुलफिल करने की कोशिश जरूर करूंगा। चलिए, तो लास्ट डे का पहले हम लोग रिवीजन करते हैं, यानी कि ये रिवीजन हमारा कब का होगा? ये रिवीजन हमारा होगा 27 जून का रिवीजन हमारा होगा। फटाफट हम लोग वन लाइनर के फॉर्म में कर लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा? हाल ही में केरल के कौन से नए नाम का प्रस्ताव विधानसभा में पारित किया गया था? फटाफट बताइए, बिना देखे। लास्ट में आपने कर लिया था, इसलिए आज ये रिवीजन होगा फटाफट। तो क्या होगा? केरलम होगा। याद आया? ठीक है, ओके, चलो फटाफट। दूसरा, हाल ही में डेविड वार्नर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की बात कही थी और इनका संबंध किस देश से है? बताइए फटाफट। तो इनका संबंध किससे है? ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा। चलिए, ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केरल के किस शहर को यूनेस्को द्वारा साहित्य शहर के रूप में घोषित किया गया था? बताइए कौन सा शहर होगा? कोझिकोड होगा। फटाफट देखिए, इसका राइट आंसर कोझिकोड होगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में एनटीए, जिसको क्या बोलते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो हाल ही में एनटीए के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? बताइए फटाफट, कौन एनटीए के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं अभी हाल ही में? तो प्रदीप सिंह खरोला जो है अभी हाल ही में एनटीए के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं और चर्चाओं में रहा था एनटीए। हो सकता है आपसे एनटीए से प्रश्न पूछ ले, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने दीमक के टीले कहां पर देखे गए हैं? फटाफट बताइए। दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका में। चलिए आगे, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? फटाफट इसका बताइए उत्तर। वित्त मंत्री जीएसटी परिषद के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में मान्यता मिली है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा श्रीनगर होगा इसका सही उत्तर। यह हो गया हमारा 27 तारीख का, यानी कि 27 जून का हमारा फास्ट रिवीजन, यानी कि हमने एक बार देख लिया कि हमने कल क्या पढ़ा था। अब हम आते हैं प्रॉपर तरीके से 28 जून के करंट अफेयर्स पर। और उसके पहले हमने 27 जून को आपसे एक प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर मैंने कहा था कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा और काफी लोगों ने किया था। बीच बीच में आप लोग के कमेंट की संख्या कम हो जाती है, ये थोड़ा दुख वाली बात है। प्लीज आप लोग इस नंबर को बढ़ाइए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। मैं फिर कह रहा हूं, हमारा लक्ष्य हर हाल में अगले वर्ष तक, ठीक है, एनी हाउ यूपी पीसीएस के थ्रू एसडीएम का टारगेट करिए और जो आरओ का एग्जाम है आपका उसमें आप टॉप मोस्ट पोस्ट यानी कि आरओ को टारगेट करिए, या फिर इसके अलावा जो भी एग्जाम आपका होगा या किसी अदर स्टेट का एग्जाम होगा वहां पर टॉप मोस्ट सर्विस में जाने का आपका टारगेट होना चाहिए। और उसके लिए मैं आपके साथ हूं। कहीं कोई समस्या आती है निसंकोच होकर कमेंट करिए, मैं उसका निदान जरूर करूंगा, यह बात ध्यान रखिएगा। खैर, तो हमने लास्ट वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा था कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा 1945। जितने भी लोगों ने उत्तर दिया था सभी लोगों ने सही उत्तर दिया था। सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी बधाई, बहुत सारा कांग्रेचुलेशंस
और आप लोग इसी तरीके से उत्तर को दिया करिए। कुछ लोगों ने उत्तर को डिटेल में दिया था, उनको भी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। चलिए आते हैं आज के हम लोग पहले न्यूज पर, यानी कि आज का 28 जून का हमारा पहला करंट क्या है। तो पहला करंट हमारा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में कैबिनेट द्वारा पारित सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अध्यादेश 2024 के तहत कुल कितने रुपए के जुर्माने की बात कही गई है। आप लोग को पता होगा कि इस समय पेपर लीक मामला अपने आप में जो है बहुत तूल पकड़ता हुआ जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो है सरकार पर दरअसल जो है प्रश्न चिन्ह लग रहा है, और लगना स्वाभाविक भी है, क्योंकि जिस प्रकार से चीजें हो रही हैं कहीं ना कहीं ये चीजें गलत हो रही हैं। जिसका भी हाथ है, जो भी लोग हैं, उन पर उचित कार्यवाही की जानी चाहिए, बिकॉज ऑफ जो है ये एक तरीके से विद्यार्थियों के मानसिक, शारीरिक, आत्मिक सभी प्रकार से उनका जो है नुकसान होता है, उनका हनन होता है, उनके अधिकारों का हनन होता है। कहीं ना कहीं बच्चे, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो बहुत दुखी होते हैं, और थोड़ा थोड़ा करके उनको एजेंसियों से, सरकार से भरोसा उठना पड़ता है, उठने लगता है। इसलिए सरकारों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि परीक्षाओं को सुचितापूर्ण ढंग से जो है कराएं, और जो भी इसमें लिप्त पाए जाते हैं उन पर कठोरतम से कठोरतम सजा देने का प्रावधान किया जाए, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और आपको बता दूं, नकल से संबंधित प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है अधिनियम से, जो केंद्र सरकार ने अधिनियम पारित किया है और जो अभी यूपी गवर्नमेंट पास करने जा रही है, जिसको कैबिनेट ने पास कर दिया है। ठीक है, तो कैबिनेट ने पास कर दिया, चूंकि क्या पास किया है, कैबिनेट द्वारा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अध्यादेश 2024, इसके तहत दरअसल कुल कितने रुपए के जुर्माने की बात कही गई है। इसका उत्तर आपको आज देना है, और ये प्रश्न जो है, यानी कि ये अध्यादेश आपके एग्जाम के लिए भी क्या है, महत्वपूर्ण है। ये जाएगा आपके मुख्य परीक्षा के यूपी स्पेशल में, इसको नोट कर लीजिए। यूपी स्पेशल का जो आपका पेपर होगा ना, पेपर 5 और 6 जो होता है, उसमें जा सकता है। इसके अलावा यूपीएससी में भी अध्यादेश जो आया है वो अलग से रहेगा, वो भी जाएगा, और ये आपका प्री में भी आपका पूछ सकता है। तो प्री प्लस मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। तो बताइए कि कुल कितने रुपए के जुर्माने की बात कही गई है। ए 1 लाख, बी 10 लाख, सी 1 करोड़, या डी 4 करोड़। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1 करोड़ रुपए के जुर्माने की बात कही गई है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा जुर्माना है। और इसके साथ साथ में ये नियम दरअसल कई जगहों पर और लागू होगा, यानी कि नकल करने के साथ साथ और भी जो भी गतिविधियां इसमें सम्मिलित होती है, इससे संबंधित उन सभी पर नियम यह लागू होगा। इसको हम लोग एक दिन आर्टिकल के माध्यम से डिटेल्स में कर लेंगे इसको, ठीक है। चलिए, तो हाल ही में उत्तर प्रदेश में कैबिनेट द्वारा पारित सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अध्यादेश 2024 के तहत 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ में एक कड़ा प्रावधान इसमें और किया गया है कि 2 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास तक की सजा का भी प्रावधान इसमें है। यह भी अपने आप में जो है एक कठोरतम सजा के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही साथ में एक यहां पर एक और खास बात है कि इस अधिनियम के तहत सभी अपराध गैर जमानती होंगे, ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आपके लिए, यानी कि आपको इसमें क्या होगी, जमानत नहीं मिलेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत कम ऐसे रेगुलेशंस होते हैं, रूल होते हैं जहां पर आपको जमानत नहीं मिलती है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, याद रख लीजिएगा। और यह अपने आप में एक ऐतिहासिक न्यूज भी है। ऐतिहासिक न्यूज क्यों है, हम आगे इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको बता दूं कि प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज इसको याद रख लीजिएगा। तो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका ओम बिरला, बी ऑप्शन चिराग पासवान, सी मीरा कुमार, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान है ये उत्तर, बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ओम बिरला, यानी कि अभी हाल ही में लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कौन चुना गया है, ओम बिरला चुने गए। और उसके पहले प्रोटेम स्पीकर कौन चुने गए थे, इस पर भी प्रश्न मैंने आपको बताया है, कमेंट करके बताएं या फिर रिवीजन कर लीजिएगा कि अभी जो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे प्रोटेम स्पीकर। और बता दूं मैं कि प्रोटेम स्पीकर इस बार आपके एग्जाम में पूछ सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ओम बिरला को भी लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो आइए हम लोग कुछ पॉइंट्स जिसके माध्यम से देखते हैं। तो हाल ही में ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष चुना गया है, ध्यान रखिएगा। और वे लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। यह अपने आप में एक इतिहास है, क्योंकि
ये ऐसे दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए भी इस पद पर जो है अपनी नियुक्ति पाई हुई है। और इसके पहले एक व्यक्ति और थे जिन्होंने लगातार दूसरी बार जो है लोकसभा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए थे। वो उनका नाम क्या है? उनका नाम है बलराम जाखड़। याद रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसके पहले बलराम जाखड़ को लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये फैक्ट आपके लिए क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। इसके अलावा अगर हम लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कुछ और फैक्ट के बारे में जानकारी रखते हैं तो वो आपको याद रखना चाहिए। सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष के बारे में ये जितने पॉइंट हैं आपके लिए एग्जाम के लिए क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। तो लोकसभा अध्यक्ष सदन का संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख होता है, याद रखिएगा इसको। अब हम आते हैं कुछ और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट पर। तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है, याद रखिएगा। ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में क्या है? पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की पॉसिबिलिटी इसमें बनी रहेगी। इस बात को आपका विशेष ध्यान देना है। इसके अलावा अगर लोकसभा अध्यक्ष के वेतन एवं भत्तों की बात करते हैं तो दरअसल लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कहां से आते हैं? यानी कि वो दरअसल भारत की संचित निधि पर क्या होते हैं? भारित होते हैं। ये फैक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अक्सर कई बार एग्जाम में आपके पूछा जाता है, पर्टिकुलर पद का नाम पूछ लेगा और कहेगा कि बताइए इनके वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं या फिर राज्य संचित निधि पर होते हैं। यह प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इसके अलावा ये वाला फैक्ट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक यानी कि जॉइंट जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो दरअसल संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। यह पॉइंट भी आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, ध्यान रखिएगा। और धन विधेयक आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धन विधेयक क्या होता है? यह आपका टास्क फर्स्ट है, ठीक है। धन विधेयक क्या होता है ये आपको पढ़ना है, आज ही पढ़ लेना है, भूलना नहीं, ठीक है, नहीं तो काम चलने से रहा। तो धन विधेयक क्या होता है? किस अनुच्छेद के तहत आता है? धन बिल, ठीक है, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? मनी बिल बोलते हैं। और इसके अलावा जो है एक फाइनेंस बिल होता है जिसको हम लोग वित्त बिल बोलते हैं। तो धन बिल और वित्त बिल दोनों यानी वित्त विधेयक दोनों आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा ये टास्क तो आपका हो गया पहला, ठीक है। चलो इतना पहले आप लोग आज करिएगा, अभी टास्क 2 में आपको दूंगा। ये है आपका टास्क फर्स्ट, यानी कि जो है आपको ये पता कर लेना है कि दरअसल जो आपका धन विधेयक होता है वो क्या होता है। इसके अलावा जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं इसमें एक पॉइंट मैंने छोड़ दिया था, कौन सा? कि लोकसभा अध्यक्ष को किस प्रकार से हटाया जा सकता है। ये वाला फैक्ट भी आपको याद करना है। ये हो गया आपका टास्क 2। क्या टास्क 2 क्या है आज आपका? टास्क 2 है आपका कि आपको बताना है दरअसल कि लोकसभा अध्यक्ष को किस तरीके से उनके पद से हटाया जा सकता है। यह फैक्ट आपको देख के आना, मैं बताऊंगा नहीं। टास्क 2 है आपका आज का। तो आपको बता दूं कि मैं डेली इसी तरीके से आपको कुछ ना कुछ टास्क देता हूं और आप मेरे द्वारा दिए गए टास्क को अगर आप फुलफिल करते हैं, उसको पढ़ते हैं, यकीन मानिएगा आपको बहुत फायदा मिलेगा। बशर्ते आप मेरे साथ चीजों को करते जाइएगा, बस थोड़ा समय निकाल करके। करंट भी रेडी होगा आपका, जीएस का सेक्शन भी रेडी होगा और मैक्सिमम आप 15 दिन करंट अफेयर्स कर लीजिए मेरा। 15 दिन के बाद पीवाईक्यूज को लगाइएगा और फिर देखिएगा कि कितने प्रश्न आपके जीएस के सही होते हैं। यकीन मान के देखिएगा, करके देखिए, बस 15 से 20 दिन मेरा करंट अफेयर्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन आपका ए 25 जून, बी 26 जून, सी 27 जून, डी आपका 28 जून। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि 26 जून को मनाया जाता है। आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं थोड़ा सा। तो प्रत्येक वर्ष 26 जून को नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने महत्वाकांक्षी नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की हुई है। ये पॉइंट भी आपके एग्जाम के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है कि नशा मुक्त भारत अभियान किस मंत्रालय के पहल है ये, ठीक है, तो याद रखना है आपको। इसके अलावा वर्तमान में ये जो नशा मुक्त भारत अभियान है ये दरअसल भारत के सभी जिलों में क्या है? चल रहा है। आपको बता दूं कि नशा अपने आप में जो है एक बहुत ही खराब चीज है और नशे की लत अगर आपको है
तो कहीं ना कहीं आप शारीरिक और मानसिक रूप दोनों रूप से आप कमजोर होंगे और आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, और ये चीजें बहुत दिक्कत कर जाती हैं आपके सामने। नशे से जो है बहुत सारे लोग जो है एक्सपायर हो जाते हैं, उनका देहांत हो जाता है, और बहुत सारे लोग जो बहुत अच्छी प्रवृत्ति के होती हैं, जिनके अंदर बहुत अच्छी वैल्यूज होती हैं, बावजूद उसके जो है नशे की लत के कारण जो है उनका पूरा परिवार और पूरा समाज भी कहीं ना कहीं उनसे जो है डिस्टर्ब हो जाता है। तो प्लीज अगर आपके अंदर ऐसी कोई हैबिट कभी हो, कभी लग रही हो, तो उसको आप लोग इससे दूर रहिएगा और प्रयास करिएगा कि अगर आपके साथ वाला कोई मित्र है, कोई दोस्त है, या घर परिवार में अगर आपके कोई है, तो आप उसको यही सलाह दें कि नशे से दूर रहें। किसी भी प्रकार का नशा हो, चाहे वो आपका स्मोकिंग करना हो, या कोई पान गुटखा मसाला हो, या फिर जो है शराब हो, ये सभी चीजें आपके स्वास्थ्य के साथ साथ में आप हमारी भारतीय संस्कृति भी ऐसी नहीं रही है कि हम इन प्रकार के पदार्थों का सेवन करें। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ये मेरी तरफ से आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप नशा करते होंगे तो आप छोड़ दीजिएगा। वैसे उम्मीद है कि आप नहीं करते होंगे, बाय द वे अगर आप करते हैं तो ना कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आपके आसपास में या आपके हित में कोई अगर ऐसा है, यानी कि अगर आपके सगे संबंधी में कोई ऐसा है, तो उनको भी सलाह दीजिएगा कि ऐसा कोई कार्य ना करें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगर हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं कि दरअसल ये दिवस क्यों मनाया जाता है, तो दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि युवाओं को मादक द्रव्यों के सेवन के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक करना, याद रखिएगा। और एक पहल शुरू की गई है इसी से संबंधित, श्रीनगर में वॉक फॉर यूथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। और इसके अलावा थीम क्या है, इस बार की थीम है साक्ष्य स्पष्ट है, रोकथाम में निवेश करें। तो आप लोग नशा मुक्त अभियान में जो है पार्टिसिपेट किया करें और नशा ना जो है करने की सलाह सभी को दें। ये आपकी अपनी ड्यूटी भी है। ठीक है, आप एक युवा हैं और युवाओं के ऊपर जो है देश होता है, युवाओं के कंधों पर देश होता है, ऐसा कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं आप सभी, हम सभी जो है देश के कहीं ना कहीं क्या हैं, एक तरीके से जागरूक जो है नागरिक हैं। और मुझे लगता है कि इन सब बातों पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारे पढ़ाई का उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि बस सिलेक्शन हो जाए और काम खत्म। हमारा उद्देश्य जो है सोशल वर्क भी होना चाहिए, यानी कि समाज हित में हमारा कार्य होना चाहिए। ठीक है, और ये बात याद रखिएगा कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। ये शब्द किसके थे, ये वाक्य ये थे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के, जो कि गायत्री परिवार के संस्थापक हैं। ओके, चलिए, तो आप सुधर जाइए, जग सुधर जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा स्टॉप डायरिया अभियान 2024 की शुरुआत की गई है? बताइए, स्टॉप डायरिया अभियान किसकी पहल है? ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण मंत्रालय, बी कृषि मंत्रालय, सी परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, फटाफट बताइए। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, व्याख्या देखते हैं इसकी। तो परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के द्वारा स्टॉप डायरिया, क्या स्टॉप डायरिया अभियान 2024 की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत 5 वर्ष से कम उम्र तक के बच्चों को दरअसल क्या किया जाएगा, ORS दिया जाएगा। ORS के पैकेट आप सभी लोग जानते होंगे, डायरिया में क्या होता है, काफी लाभदायक होता है, पानी में घोल के पिया जाता है। तो ORS का पैकेट और जिंक वितरित किए जाएंगे, याद रखिएगा। इसके अलावा यह जो डिजीज होती है डायरिया, यानी कि ये दूषित भोजन और दूषित जल वगैरह के थ्रू होती है, और ये बैक्टीरियल भी होती है, वायरल भी होती है, और प्रोटोजोन डिजीज भी होती है। एग्जाम में आपकी पूछ सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान, ये पॉइंट याद रखिएगा कि स्वच्छ भारत अभियान और राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के द्वारा बच्चों में डायरिया में कमी पाई गई है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा जरा, इसको मेंस में जो है ना आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे अगर क्या कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान के बारे में आ गया, या फिर डायरिया के बारे में लिखने के लिए आ गया, तो आप इसको ये, क्योंकि एक अच्छी खबर है अपने आप में कि राष्ट्रीय जो आपका स्वच्छ भारत मिशन था, अभियान था, और राष्ट्रीय जल जीवन मिशन है, इससे क्या हुआ है कि डायरिया जैसी बीमारी को रोकथाम में इसकी सहायता मिली है। क्यों? क्योंकि सफाई रहेगी तो इस प्रकार की बीमारियां नहीं उपजती हैं, याद रखिएगा। और जो चूंकि जो राष्ट्रीय जल जीवन मिशन है, इसके थ्रू भी स्वच्छ जल प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको पता होगा कि गांव-गांव, घर-घर जो है इस प्रकार के जो है नल को लगाया जा रहा है, ताकि शुद्ध पानी सभी लोग को मिलता रहे। तो अगर शुद्ध पानी मिलेगा, ठीक है, साफ सफाई रहेगी, तो डायरिया जैसी बीमारी जो कि वायरल है, बैक्टीरियल है, प्रोटोजोन डिजीज है, वो नहीं होगी अपने आप में। तो ये उपलब्धि सरकार की है कि इस पहल से ये उपलब्धि हमें हासिल हुई। तो इस प्रकार के फैक्ट को आप जो है अपने मेंस के जो है उत्तर में यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब एक कॉपी इसकी ना मेंस की आप लोगों ने शायद बनाई होगी पीसेस की, अगर ठीक है, तो वहां पर आप इन चीजों को नोट कर लिया करिए फटाफट कि ना किस पेपर में जाएगा ये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में 4 करोड़ 50 लाख
वृक्षारोपण या वृक्ष लगाने का जो है टारगेट फिक्स किया गया है। बताइए किसके द्वारा? सीपीसीबी के द्वारा, एनजीटी के द्वारा, या वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के द्वारा, या फिर दिल्ली नगर निगम के द्वारा। दिल्ली यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में। तो किसकी पहल है ये? दरअसल ये पहल किसकी है? ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। और ये क्या है? सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बोलते हैं, और ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि इसको एनजीटी बोलते हैं। दोनों से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सीपीसीबी एनजीटी क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया था। अगर आपको याद हो तो कमेंट करके बताएं, ना याद हो तो गूगल करके एक बार इसको सर्च कर लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के द्वारा वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में 4 करोड़ 50 लाख वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया है, याद रखिएगा। और अभी विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को हुआ था, उस पर भी हमने आप लोगों से कहा था कि आप लोग एक एक पौधा यानी कि एक पेड़ जरूर लगाएं। और जिस तरीके से हीट वेव या क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और जो डिप्लीशन जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है आपका जो है क्या? वृक्षों को काटना। यानी कि जिस तरीके से अर्बनाइजेशन हो रहा है यानी कि शहरीकरण हो रहा है, जिस तरीके से जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है यानी कि औद्योगिकीकरण हो रहा है, ठीक है, जिस तरीके से रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अलग अलग टाइप से कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, ऐसे में प्लांट्स कटिंग बहुत हो रही है, यानी कि जो है पौधों को, पेड़ों को काटा जा रहा है। और ये अपने आप में जो है बहुत चिंताजनक बात है। हमें अगर अपने जीवन को बचाना है, अगर अपने आने वाले भविष्य को बचाना है, अपने इस धरा को, इस धरती को बचाना है, उसके लिए वृक्षारोपण ही एक उपाय है। ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण आप लोग करिए, ये मेरी आपसे छोटी सी हम्बल से रिक्वेस्ट है। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देश में 3 नए आपराधिक कानून कब से लागू होंगे? बताइए फटाफट, कब से लागू होंगे? आसान सा प्रश्न है। पहला ऑप्शन 30 जून है, बी 1 जुलाई, सी 2 जुलाई, या डी 5 जुलाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई को दरअसल जो 3 नए आपराधिक कानून हैं वो दरअसल लागू हो जाएंगे। आइए हम लोग व्याख्या के माध्यम से इसको देखते हैं। तो देश में 3 नए आपराधिक कानून कब से लागू होंगे? 1 जुलाई से लागू होंगे। इनके लागू होने के बाद जो इंडियन पीनल कोड यानी कि जिसको हम आईपीसी बोलते हैं, इंडियन पीनल कोड यानी कि आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके अलावा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीआरपीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीआरपीसी। इसकी जगह पर क्या हो जाएगा? इसकी जगह पर हो जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। और जो इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो जाएंगे, याद रखिएगा। और इसके लिए भारत सरकार ने एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, जिस एप्लीकेशन के माध्यम से आप इन तीनों कानूनों के बारे में डिटेल्स में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि क्या क्या प्रावधान इसके अंतर्गत हैं। उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? मैंने प्रश्न ये अलग कराया था, अगर आपको याद होगा, कि वो एप्लीकेशन कौन सा है। आप कमेंट करके मुझे बताएं कि दरअसल वो एप्लीकेशन क्या है। अगर आपको नहीं आता है तो आप गूगल करके उसे देखें कि दरअसल वो एप्लीकेशन कौन सा है, जिस एप्लीकेशन में इनके बारे में डिटेल्स में जानकारी प्रोवाइड रहेगी। ओके, ताकि किसी भी नागरिक को कोई समस्या ना होने पाए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका आवास एवं शहरी मंत्रालय, बी कृषि मंत्रालय, सी पर्यावरण मंत्रालय, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा दरअसल सफाई अपनाओ और बीमारी भगाओ अभियान की शुरुआत की गई है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि आपको पता होगा कि अभी मानसून आने वाला है, कई जगहों पर आ भी गया है, और ऐसे में जुलाई से लेकर के अगस्त तक भारी वर्षा होती है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब बरसात होती है तो पानी कई जगहों पर इकट्ठा होता है, और ऐसे में बहुत प्रकार के मच्छर और कई प्रकार की बीमारियां यानी कि डिजीज क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं, और इससे व्यापक स्तर पर दरअसल क्या होता है? नुकसान होता है। और बाढ़ की स्थिति होने पर भी बहुत प्रकार की बीमारियां जन्म लेती हैं। तो इनको रोकने के लिए, इनकी रोकथाम के लिए ही दरअसल इस अभियान की शुरुआत की गई है, याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग इसको कुछ फैक्ट इसके। तो हाल ही में सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान की शुरुआत आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, ध्यान रखिएगा। इस अभियान की शुरुआत कब से कब तक होगी? 1 जुलाई से लेकर के 31 अगस्त के मध्य में, क्योंकि इसी मध्य में क्या होता है? भारी बारिश होती है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है कई जगह पर। इस पहल का उद्देश्य जून से अगस्त महीनों के दौरान
भारी वर्षा और स्वास्थ्य से संबंधित उत्पन्न जोखिमों से निपटने के लिए शहरी स्थानीय निकायों की तैयारी को बढ़ाना है, यानी कि कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। इसके अलावा यह स्वास्थ्य मंत्रालय के डायरिया रोको अभियान के अनुरूप है। जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय ने डायरिया रोको अभियान लॉन्च किया है, उसी तरीके से इस जो ये पहल है, ये भी कुछ इसी प्रकार की पहल है ये, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व नाविक दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है विश्व नाविक दिवस? फटाफट बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व नाविक दिवस मनाया जाता है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 25 जून को दरअसल विश्व नाविक दिवस मनाया जाता है। और आइए इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। तो विश्व नाविक दिवस 25 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और इसे कौन मनाता है? तो अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा इसे मनाया जाता है। किसके द्वारा? अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, यानी कि जिसको हम लोग आईएमओ बोलते हैं। अब आईएमओ यानी कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के बारे में, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 अर्थात 1958 में हुई थी, याद रखिएगा। अगर हम इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहां पर है? लंदन में है, याद रखिएगा। ये पॉइंट भी आपके लिए क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम आते हैं आज के अभ्यास प्रश्न पर, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का हमारा प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है, जिसका उत्तर आज के ही वीडियो में छिपा हुआ है। आप चाहें तो वीडियो को जो है एक बार दोबारा से देख सकते हैं या फिर गूगल करके भी इसका आंसर दे सकते हैं। तो बताइए, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपाध्यक्ष को देता है, राष्ट्रपति को देता है, प्रधानमंत्री को देता है, या फिर उपराष्ट्रपति को देता है? इसका सही उत्तर होगा आपका क्या होगा? सही उत्तर तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये बताना है आपको दरअसल कमेंट करके, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज कमेंट्स की संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी, आप इसका उत्तर जरूर देंगे। अब हम आते हैं आज के यूपी पीसीएस या फिर अदर स्टेट के मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न पर, जिसका अभ्यास आपको घर पे करना होता है। तो मुख्य परीक्षा का प्रश्न क्या है कि नशा उन्मूलन कार्यक्रम क्या है और भारत जैसे देश में नशा एक बड़ी समस्या के रूप में उभरा है, इसके निदान हेतु क्या बेहतर कदम उठाए जा सकते हैं, ये आपको लिखना है। अब देखो इसमें कैसे क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको पता होगा कि जो मुख्य परीक्षा के जो प्रश्न होते हैं उनको 3 स्तरों पे लिखा जाता है। कैसे? पहले लिखा जाता है, आपका पहला पॉइंट क्या होता है? इंट्रोडक्शन का होता है। किसका? इंट्रोडक्शन का होता है, ठीक, इंट्रोडक्शन। फिर आपकी जो मेन बॉडी होती है वो होती है मेन बॉडी, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट में होता है वो क्या होता है? कंक्लूजन का, CONCLUSION, कंक्लूजन, ठीक है। तो अब ये प्रश्न है आपके सामने, तो आपको कैसा लिखना है? प्रश्न क्या था कि नशा उन्मूलन कार्यक्रम क्या है? तो आपको पहले तो इसके बारे में इंट्रोडक्शन में यानी कि अपने आंसर की शुरुआत करनी है और वहां पर आपको क्या करना है? नशा उन्मूलन के बारे में 2, 4, 6 लाइन जो है यहां पर लिख देनी है। ये लगभग आपका जो है 200 वर्ड्स में यानी कि 200 शब्द में लिखना है आपको, ठीक है, ओके। हमने इंट्रोडक्शन की शुरुआत कर दी कि नशा उन्मूलन कार्यक्रम क्या है, बता दिया, समझा दिया। अब प्रश्न आगे क्या पूछ रहा है कि भारत जैसे देश में नशा एक बड़ी समस्या के रूप में उभरा है, ये कह रहा है, ठीक है। तो फिर आगे क्या कह रहा है कि इसके निदान हेतु क्या बेहतर कदम उठाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस लाइन को डिस्क्राइब करना है कि भारत जैसे देश में नशा एक बड़ी समस्या के रूप में उभरा है। क्यों उभरा है, क्या कुछ इसके कारण रहे हैं, इस पॉइंट को यहां पर फिर से यानी कि जो मेन बॉडी आपकी आएगी यानी कि सेकंड जो पोर्शन होगा यहां पर इस लाइन को आप जो है अच्छे से लिखिएगा। फैक्ट जितने भी आपके पास डेटा वगैरह होंगे कि किस तरीके से क्या क्या दिक्कतें हुई जिसकी वजह से नशा समस्या के रूप में उभरा है। फिर क्या था कि इसके निदान हेतु क्या बेहतर कदम उठाए जा सकते हैं। लास्ट में निदान जो है पॉइंट डाल करके फिर आप इसके निदान के बारे में लिखिएगा। निदान लिखने के बाद फिर जो कंक्लूजन आएगा उसमें फिर और पॉइंट आप लिख दीजिएगा कि ये पॉइंट ऐसे हैं कि जिसके माध्यम से जो है भारत जैसे देश में नशा को खत्म किया जा सकता है। चाहे वो भारत सरकार की पहल हो, भारत सरकार अपने स्तर पर कुछ और आप सुझाव दे सकते हैं भारत सरकार को, ठीक है, कि सरकार अगर ऐसा करे तो नशा मुक्ति जो अभियान है वो सफल हो सकता है, या फिर हम अपने व्यक्तिगत रूप से क्या कुछ कर सकते हैं जिससे नशा मुक्त भारत का जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाए। तो इस तरीके से अपने उत्तर को दरअसल आपको यहां पर लिखना रहेगा, ठीक है। याद रखिएगा 200 शब्दों में आपको लिखना है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आराम से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग लिखिएगा, कोई समस्या होगी तो मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए, यानी कि पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसका मेन स्ट्रक्चर यानी कि मेन बॉडी जिसको हम लोग कहते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा होता है उसको लिखना होता है बीच में, लास्ट में आपको कंक्लूजन ड्रा करना होता है, बीच बीच में फ्लो डायग्राम जो है आप बना सकते हैं, पाई चार्ट वगैरह के टाइप से
चीजों को लिख करके वहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या होगी तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए, तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। मिलेंगे कल हम लोग नए वीडियो के साथ। इसमें आपको कोई सुझाव देना हो, कुछ अगर आपको लगता है कुछ कमी है तो आप लोग बताइएगा, उसे सुधारा जाएगा या और बेहतर किया जाएगा। लेकिन वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।